नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, कहा सरकार उनके कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों को स्वच्छ, स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध पृथ्वी बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों और मीडिया घरानों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए परामर्श जारी किया। और कोटा में फंसे 3000 से अधिक छात्र आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। दोपहर समाचार में मैं हूं लवली निगम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अलका सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय चिकित्सा संघ के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में उपस्थित थे। श्री शाह ने डॉक्टरों की हर तरह से और विशेष रूप से कोरोना से लड़ने की भूमिका की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि वो ऐसे ही निष्ठा के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कोविड-19 जैसी बीमारियों से लोगों को सुरक्षित रखने में डॉक्टरों के बलिदान को नमन किया। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में चिकित्सा जगत की सुरक्षा को लेकर सभी चिंताओं को दूर करते हुए गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार उनके कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टरों से जुड़े सभी मुद्दों और उनकी चिंताओं पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वो प्रतीकात्मक रूप से भी विरोध न करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय या वैश्विक हित में नहीं है। डॉक्टरों के बिना किसी बाधा के प्रतीकात्मक रूप से विरोध का प्रस्ताव था। सरकार द्वारा तुरंत उच्च स्तरीय कार्रवाई और गृह तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के आश्वासन को देखते हुए भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रस्तावित विरोध को वापस ले लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंदोलन वापस लेने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को धन्यवाद दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद आज IMA ने आंदोलन वापस ले लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर कहा कि IMA को आश्वासन दिया गया है कि सरकार डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की पूरी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज डॉक्टरों से बातचीत के बाद स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने को कहा है। सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन दिशा निर्देशों को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंचाने को कहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अत्यधिक जोखिम वाली आबादी में संक्रमण से बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने की सिफारिश की है। इनमें कोरोना के संदिग्ध या पुष्ट रोगियों के इलाज में लगे स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों और केंद्रीय अस्पतालों में करीब 5,11,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE की आपूर्ति की है। राज्यों के पास 2,75,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहले से ही उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने राज्यों को 30,32,000 N95 मास्क की भी आपूर्ति की है। देश में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का निर्माण न होने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर इनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया। देश में अब तक 50 से ज्यादा निर्माता PPE बनाने की गुणवत्ता जांच में खरे उतरे हैं और लगभग 1 करोड़ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है। कोविड-19 के पुष्ट मामलों की बिना पर्याप्त सुरक्षा के जांच करने वाले या जिनसे संक्रमण के लक्षण हैं, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की भी जांच की जा रही है। संक्रमण की नियंत्रण योजना तथा ICU और वेंटिलेटर प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय बहुपक्षीय टीम राज्यों में तैनात की गई है। स्वास्थ्य कर्मियों की मनोसामाजिक रूप से सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 08046111007 शुरू किया गया है। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर चिकित्सा और गैर चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण पर स्वास्थ्य मंत्रालय निरंतर ध्यान दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत
आशा जैसे कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1383 नए मामले आने से कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 19,984 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 3,870 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 50 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 640 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है कि अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए भी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि भारतीय रेडक्रॉस ने दिल्ली में रक्त सेवाएं देने के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष की शुरुआत की है। इंडियन रेड क्रॉस ने इसी संबंध में एक 24/7 कंट्रोल रूम ब्लड सर्विसेज के लिए दिल्ली में स्टार्ट किया है, जिसके फोन नंबर्स हैं 011-233-59379। दूसरा नंबर है 93-199-82104। एक और नंबर है 93-199-82105। इस फोन नंबर पर कोई भी संपर्क करते हुए अगर उन्हें ब्लड की नीड हो या उनको कोई ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट करते हुए वह सर्विसेज हम ले सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक आगे आ रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने अब तक 4,62,621 नमूनों की जांच की है। कल विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों पर 26,943 नमूनों की जांच की गई। आईसीएमआर ने कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए अब तक 217 सरकारी और 87 निजी जांच केंद्रों को अनुमति है। आईसीएमआर ने 34 रियल टाइम पीसीआर वैन को भी जांच करने की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दिशा निर्देशों में कुछ और रियायतें शामिल की हैं। लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीजों और बागवानी उत्पादों की उपचार सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा पौध सामग्री, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक लाने ले जाने को भी स्वीकृत गतिविधियों की सूची में रखा गया है। वाणिज्यिक इकाइयों और निजी प्रतिष्ठानों को दी गई छूट में शैक्षणिक पुस्तकों और बिजली के पंखों की दुकानों को भी शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय ने जलपोतों पर नाविकों के साइन इन और साइन ऑफ करने की मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की है। मंत्रालय ने कल भारतीय बंदरगाहों पर भारत के नाविकों के आवागमन में श्रेणी के अनुसार छूट देने के उपायों की घोषणा की। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने इस छूट का स्वागत किया है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जहाज पर फंसे भारतीय नाविकों को अपने घर लौटने से पहले कोविड-19 की जांच करानी होगी। जहाज से उतरने के बाद और बंदरगाह परिसर में जांच केंद्र पहुंचने से पहले पोत मालिक को सुनिश्चित करना होगा कि प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक बंदरगाह राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण नाविकों को क्वारंटीन में रखेगा। नाविकों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। संक्रमण की पुष्टि न होने पर साइन ऑफ की अनुमति के लिए क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकरण को सूचना दी जाएगी। इस संबंध में जहाजरानी महानिदेशक की निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया का पालन करना होगा। जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के बंदरगाहों पर भारतीय समुद्री नाविकों की आवाजाही में छूट देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के मानक संचालन प्रक्रिया जारी होने से अब बंदरगाहों पर कर्मियों की अदला बदली संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे हजारों समुद्री नाविक के सामने आ रही दिक्कतों का समाधान होगा। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में लॉकडाउन के अनुपालन के आकलन के लिए भेजे गए केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल को अब सहयोग कर रही है। पहले राज्य सरकार ने केंद्रीय टीम को आकलन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करने का आश्वासन दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले का स्वागत करता है। पश्चिम बंगाल के सचिव ने पत्र लिखकर गृह मंत्रालय को बताया है कि उन्होंने टीम्स के साथ संपर्क किया है, बैठक की है और उनका ऑन द स्पॉट आकलन में सहयोग दे रहे हैं।
उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय का स्वागत करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे समुचित आकलन और कोविड-19 का फैलाव रोकने में किसी त्रुटि के समाधान में मदद मिलेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में संक्रमण स्थिति के आकलन में अंतर मंत्रालय दल को सहयोग देने को कहा था। केंद्र ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लागू कराने की समीक्षा के लिए 6 अंतर मंत्रालय दल भेजे हैं। केंद्रीय मंत्रालय दलों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। ये दल आवश्यक वस्तु की आपूर्ति, सुरक्षित दूरी बनाए रखने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और अस्पतालों की तैयारी जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देंगे। देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने में डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्साकर्मी रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के अभाव और डर के कारण चिकित्सा योद्धाओं और रोगियों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार कोविड-19 को लेकर लोगों में डर और गलत जानकारी को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। भारत के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य योद्धा जैसे डॉक्टर और नर्स इस बीमारी को नहीं फैलाते हैं, क्योंकि वे इलाज के दौरान कड़े निवारक उपाय करते हैं। इसलिए उनसे फैलने वाले वायरस की संभावना न के बराबर होती है। डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों ने कोरोना रोगियों का इलाज करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। इन्हें खतरे के रूप में देखने की बजाय इनका स्वागत किया जाना चाहिए। मिलजुल कर इस वायरस को हराया जा सकता है। हमारी लड़ाई इस बीमारी के खिलाफ होनी चाहिए, न कि रोगियों के खिलाफ। यह बीमारी भेदभाव नहीं करती और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों को समाचार के संकलन के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए समुचित सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि देश के कई क्षेत्रों में मीडियाकर्मी समाचार संकलन करते समय वायरस की चपेट में आ गए हैं। इसमें सभी मीडिया घरानों से बाहर और कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। For Indian lifestyle, which is completely environmental friendly, is an example of how we can move ahead. Some people argue that if we cut on our consumption, the economy will suffer. But it won't, because if you are cutting on certain kind of consumption, you will be doing other consumption, which is of more necessity, which gives equity, which gives justice. सोशल मीडिया पर खबर में दावा किया गया है कि सरकार ने जूम ऐप के विकल्प रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नमस्ते ऐप का बीटा वर्जन आरंभ किया है। यह खबर फर्जी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह खबर झूठी और निराधार है। सरकार ने ऐसा कोई ऐप जारी नहीं किया है। नागरिकों से अपील की जाती है कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि उद्योगों में कामकाज फिर शुरू करने पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। ये खबर फर्जी है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह खबर निराधार और गलत है। दिशा निर्देशों के खंड 21 के प्रावधान कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एहतियाती के तौर पर किए गए हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। हम तथ्य जांच के आधार पर भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए फर्जी खबरों के प्रति आपको सचेत करते हैं। ऐसी धारणा है कि कोरोना वायरस से युवा संक्रमित नहीं हो सकते और ये वायरस 50 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों को संक्रमित करता है। एम्स के डॉक्टर नंद कुमार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि 50 साल की उम्र में लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और वे कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए उनमें किसी भी वायरस से संक्रमित होने की आशंका ज्यादा रहती है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि यह गलत धारणा है कि युवा कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अगर किसी युवा की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो उसे भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि कई युवाओं में संक्रमण के बावजूद लक्षण न दिखाई दें, पर वे फिर भी उन लोगों की तरह संक्रमण फैला सकते हैं जिनमें इसके लक्षण साफ दिखाई देते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। कहा, सरकार उनके कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों को स्वच्छ, स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध धरती बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों और मीडिया घरानों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए परामर्श जारी किया और कोटा में फंसे 3000 से अधिक छात्र आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। आज पृथ्वी दिवस है। इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन के वास्ते मनाया जाता है। 1969 में यूनेस्को सम्मेलन को इस दिन को प्रस्तावित किया गया था और पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरपूर देखभाल और अनुकंपा के लिए धरती का आभार व्यक्त किया है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध धरती बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 महामारी को पराजित करने के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे सभी लोगों की सराहना की। रेल मंत्रालय ने कहा है कि वो प्रतिदिन रेलवे की विभिन्न रसोइयों से भोजन के 2,60,000 पैकेट की आपूर्ति कर सकता है। इच्छुक जिला प्रशासन भोजन के पैकेट ले जाकर जरूरतमंदों में बांट सकते हैं। ये जानकारी देश के सभी जिला प्रशासनों को दी गई है। 2,60,000 भोजन पैकेट की आपूर्ति की पेशकश निर्धारित स्थानों पर रसोई क्षमताओं के आधार पर की गई है। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे स्थानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। भोजन के एक पैकेट की कीमत 15 रुपये है। राज्य सरकारें इनका भुगतान बाद में भी कर सकती हैं। IRCTC मांग के अनुसार पके हुए भोजन के पैकेटों की संख्या बढ़ाने पर सहमत हो गया है। भारतीय रेलवे रोजाना लगभग 1 लाख निःशुल्क भोजन के पैकेट बांट रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में रसोई गैस के 1000 से ज्यादा वितरकों के साथ बातचीत की। श्री प्रधान ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों तक रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाने पर अच्छा काम करने पर वितरकों की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस के 3 मुफ्त सिलेंडर पहुंचाने के लिए अत्यधिक सक्रियता से कार्य करने की अपील की। श्री प्रधान ने नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और डिलीवरी बॉय तथा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सिलेंडरों को सैनिटाइजेशन सहित सभी आवश्यक सावधानी बरतने पर वितरकों की सराहना की। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 75 नए मामलों की पुष्टि के साथ कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2156 हो गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 611 लोगों के उपचार के ठीक होने और 47 लोगों के मौत की पुष्टि की है। कल 727 लोगों की जांच की गई। अब तक कुल 26,627 लोगों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए अधिक संक्रमित क्षेत्रों यानी हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ाकर 87 कर दी है। इस सूची में 3 नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। ये हैं देवली एक्सटेंशन, हरिनगर में हर्ष विहार और मंडावली में कृष्णापुरी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और प्रतिरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन के बाहर नियंत्रण कक्ष बनाया है। निगम ने बताया है कि स्वच्छता, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और या किसी भी विभाग में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति नियंत्रण कक्ष में जाकर ड्यूटी शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को आदेश दिया है कि पूर्णबंदी की अवधि के दौरान विद्यार्थियों से परिवहन शुल्क न वसूला जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव आराधना शुक्ला के आदेश में कहा गया है कि अनेक स्कूल पूर्णबंदी के बावजूद सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं। इस अवधि में स्कूल बंद हैं, इसलिए किसी भी स्कूल को विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सुविधा शुल्क नहीं लेना चाहिए। राजस्थान में आज कोविड-19 के 64 और मामलों की पुष्टि के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1799 हो गई है। अजमेर में सबसे अधिक 44 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिले में अब संक्रमित लोगों की संख्या 103 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जयपुर से 661 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं
उनके खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 94,000 वाहन जब्त किए गए हैं। सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1,652 तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं देने वाले 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खाद्य और आवश्यक सामग्री की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राजस्थान में कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के छात्र आज रात अपने राज्य में लौट सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए कल शाम 150 बसों को झंडे दिखाकर रवाना किया गया। चिकित्सा, पुलिस दल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुल 150 बसें कल कोटा पहुंची थीं। बसें आज देर रात तक मध्य प्रदेश लौट आएंगी। राज्य के 3100 से अधिक छात्र कोटा के विभिन्न कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले कोटा में छात्रों की स्क्रीनिंग होगी और एक बार फिर उनके संबंधित जिलों में स्क्रीनिंग की जाएगी। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। प्रत्येक सीट पर केवल एक छात्र बैठेगा। फिर पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और प्रशासन के लोग होंगे ताकि छात्रों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित हो सके। अलग अलग जिलों के छात्रों के लिए बसें सीधे उनके संबंधित जिले में जाएंगी और फिर जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच जाएं। इन छात्रों को अपने घर पहुंचने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग का सहयोग कर रहा है। आधार से जुड़ी भुगतान सेवाओं के माध्यम से ऐसे लोगों को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है जिनके डाकघर बचत योजना में खाते नहीं हैं। कोलकाता के मुख्य डाक महानिदेशक ने बताया कि डाक विभाग की इस योजना के अंतर्गत बैंक खाते से एक दिन में उपभोक्ता अधिकतम 10,000 रुपये निकाल सकता है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस ये एक ऐसा सर्विस है जो कि डाकघर से मिलता है। कोई डाकघर में जाके पैसा उठा सकते हैं उनका बैंक अकाउंट से। किसी का अगर पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नहीं है लेकिन मान लो उनका बैंक में कोई अकाउंट है, लेकिन बैंक तो हर गांव में नहीं होता है। ये लॉकडाउन का टाइम पे आप बैंक में जाओगे कैसे? लेकिन नियर बाई पोस्ट ऑफिस में कोई पैदल भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब वो बैंक में जाके जो काम करता है वो काम पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही शर्त है, उनका बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक होना चाहिए। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम की श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतें भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए आगे आई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनजातीय जिले किन्नौर में ग्राम पंचायतें गांव की सीमा की निगरानी कर रही हैं। राज्य की ग्राम पंचायतें अपने गांव के बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रख रही है। किन्नौर जिले की कई पंचायतें बैरियर लगाकर पहरा दे रही हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति राज्य के अन्य जिलों व राज्यों से उनकी पंचायत में प्रवेश न कर सके। कल्पा उपमंडल के दूनी पंचायत के पूरे क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश में रोक लगा दी है। राज्य में महामारी को रोकने के लिए जहां एक और कर्फ्यू लगा है तो वहीं ग्राम पंचायतें भी इस महामारी से निपटने के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। किन्नौर से सीताराम नेगी की रिपोर्ट के साथ संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तराखंड में कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार नियंत्रण में है। राज्य में वायरस से संक्रमित अब तक कुल 46 रोगी सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के साथ साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव से रोकने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। राज्य में कोरोना के अब तक कुल 46 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 19 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। प्रदेश में अब कोरोना से जुड़े सक्रिय मामलों की संख्या 27 है। इस बीच कोरोना के प्रति सतर्कता बरतते हुए प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 15 मई को खोले जाएंगे, जो कि पहले 30 अप्रैल को खोले जाने थे। इधर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुपालन करते हुए राज्य में आवश्यक उद्योगों को छूट दी जा रही है। प्रदेश के कृषकों को रबी की फसल की कटाई के लिए अनुमति दे दी गई है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। गुजरात में कल शाम 94 नए मामलों की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,272 हो गई है। अधिकांश मामलों की पुष्टि अहमदाबाद से हुई है। 5 लोगों के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 144 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद नगर निगम ने टेस्टिंग सुविधा बढ़ा दी है और 10 लाख पर 2,600 नमूनों की जांच की जा रही है।
राज्य में कुल मामलों में से 63% मामले केवल अहमदाबाद में से सामने आए हैं। झुग्गियों में व्यापक परीक्षण शुरू करने के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने दुकानदार, सब्जी विक्रेताओं और कचरा इकट्ठा करने वाले लोगों का परीक्षण शुरू कर दिया है, ताकि एक भी सकारात्मक व्यक्ति से संक्रमण फैलने से रोका जा सके। शहर में मध्य और दक्षिण के कुछ विस्तारों में कर्फ्यू लागू कर दिया है, जहां से 1000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। शहर में अब तक 6000 से अधिक व्यक्तियों को क्वारंटाइन में भी रखा गया है। नगर निगम द्वारा शहर में जल्द ही 4000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल में कोविड-19 के संक्रमण में एक सप्ताह तक कमी आने के बाद राज्य में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। आज संक्रमण के 17 और मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड-19 के 117 मामले हैं। यहां 426 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिनमें से 307 रोगी ठीक हो गए हैं। इस समय 36,000 लोगों को निगरानी में रखा गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 553 रोगी आने से संक्रमितों की संख्या 5,229 हो गई है। इनमें से 722 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,552 हो गई है, जबकि ये वायरस राज्य के 26 जिलों तक फैल गया है। हालांकि 148 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं और 80 लोगों की मौत हुई है। राजधानी भोपाल में कल 28 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपने पासीघाट स्थित अपनी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर मास्क और व्यक्तिगत प्रतिरक्षण कवच बनाने का काम शुरू किया है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन मोहंतो पेंगिंग पाओ ईस्ट सियांग जिले में एल्म उद्योग में मास्क और व्यक्तिगत प्रतिरक्षण कवच बनाने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। सिक्किम सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए भारत चीन सीमा पर सिक्किम और चीन के तिब्बती स्वशासित क्षेत्र से होने वाले व्यापार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की संस्तुति की है। यहां व्यापार कार्यालय 1 मई सोमवार से शुरू होने वाला था। कौशल भारत कार्यक्रम से जुड़े भारतीय प्लम्बिंग कौशल परिषद ने देश भर में 900 से अधिक ऐसे प्लम्बरों की सूची तैयार की है जो लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। परिषद ने उससे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण सहभागियों से जरूरतमंद लोगों तक खाद्य और अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण गतिविधियों में सहयोग देने का आग्रह किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कौशिक सिन्हा देव ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में लगे सभी चिकित्सा कर्मियों को मजबूत एहतियाती उपाय करके सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें संक्रमण न होने पाए। It has been seen that those who have or may have COVID-19 are being shamed publicly. When this disease does not discriminate, then why should we? Most of COVID-19 disease patients will get cured and return safe to their homes within 2 weeks. The individual discharged from healthcare facilities should be welcomed and not seen as a threat. COVID-19 has taken lives, but let's not allow it to take away our humanity. Let's fight the disease and not the disease. So stop stigmatizing and start empathizing. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके सवाल पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए अपने भारतीय कारखाने में कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी जांच किट का निर्माण शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया की ये भारतीय सहयोगी कंपनी गुरुग्राम के मानेसर में है। अमेरिका के राज्य मिसूरी ने नोवल कोरोना वायरस की संक्रामक प्रवृत्ति छिपाने और इससे इनकार करने के आरोप में चीन पर मुकदमा दायर किया है। ऐसा करने वाला मिसूरी अमेरिका का पहला राज्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी है कि अगर वो कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उसके प्रावधानों को नहीं मानता तो व्यापार समझौता रद्द किया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, कहा सरकार उनके कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लोगों को स्वच्छ, स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध पृथ्वी बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों और मीडिया घरानों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए परामर्श जारी किया। और कोटा में फंसे 3000 से अधिक छात्र आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।